Hello, dear friends. I am Dr. Mukesh Parik, and I welcome you all to my YouTube channel. Uh, in this video, I'm going to teach you a very important poem written by William Wordsworth, who is called the sage of nature, lama of nature, priest of nature, one who is credited with starting the romantic movement in English literature. Romantic word जब हम use करते हैं तो बहुत से students हैं, they don't understand exactly what romanticism is. Yes, I don't deny the fact that they consider that any poem in which there is a reference of nature is a romantic poem. If they think so, then it is okay. But then there are several other things should be included, because in this movement, why we call it a movement? Because all of a sudden, I should not say all of a sudden, means after neoclassicism, means after the age of Alexander Pope, after the age of Edison, Steele, Swift, these writers who are called the neoclassical writers. After that age, first of all, there was certain change in the society, and they started looking at the nature. Okay. And along with nature, there is always a reference of freedom. There's always a reference of French Revolution, which is always included whenever we talk about romantic movement. तो आज की जो पोएम है, इसमें मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात मालूम है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का रोमांटिसिज्म से काफी ज्यादा लिंक है, क्योंकि फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में हमें नजर आता है. अब आज की जो पोएम है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रॉमिस करना, प्रण करना, एंड इंडिपेंडेंस का मतलब सबको पता है, लिबर्टी. तो ये पोएम की अपनी एक खास बात है. ये पोएम बहुत सारे कॉलेजेस में, सिलेबस में, ऑनर्स के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये पोएम इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में पूछी गई है. तो इससे पता चलता है कि दिस पोएम हैज सम स्पेशल प्लेस. तो आइए हम इस पोएम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर मैं आपको ये पोएम पढ़ाऊंगा. वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही देखते हैं. आपको मालूम है, जिनको डिटेल नॉलेज की जरूरत होती है. ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप पूरा वीडियो देखने जा रहे हैं या कि इसको कर्टल करके, स्किप करके देखेंगे. अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप बहुत सी ऐसी चीजों को मिस कर सकते हैं जो शायद आपको मालूम नहीं है, जो मैं ड्यूरिंग माय लेक्चर आई कीप टेलिंग द स्टूडेंट्स. एक लिरिक पोएम है, हमेशा याद रखिए. रोमांटिक पीरियड में जितने भी राइटर्स हैं, उन्होंने लिरिक लिखे. लिरिक का मतलब क्या होता है? एक खास किस्म का सॉन्ग जिसको आप गा सकते हो. ठीक है, और 1802 में इसे लिखा गया था, 1807 में पब्लिश किया. एक बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. ये वर्ड्सवर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, और इसको राइम रॉयल में लिखा गया है. राइम रॉयल एक खास किस्म का स्टैंजा पैटर्न होता है, जिसके बारे में मैंने एक्स्ट्रा समझाया है. थोड़ी देर बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये चौसर ने इस्तेमाल किया था, द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और इसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लीच गैदरर, जो कि एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति होता है. लीच का मतलब होता है जोंक. जोंक जो चिपक जाती है जंगलों में, उसको इकट्ठा. उस जमाने में क्या था, बहुत सारे इलाज करने के लिए लीच का इस्तेमाल किया जाता था. जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मोटापे की बीमारी है, और भी कई तरह की जो इलाज थे. आप गूगल करके सर्च कीजिएगा ट्रीटमेंट विद लीच. तो लीच को जंगलों में मतलब तलाश करते हुए कुछ लोग उनको इकट्ठा किया करते थे, फिर उनको बेच दिया करते थे. ठीक है, और आपको मालूम है कि लेक डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पे वर्ड्सवर्थ का घर था, डॉग कॉटेज में. तो इस पोएम में उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी मॉर्निंग वॉक को डिस्क्राइब किया है, और उसके बाद में उन्होंने इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट 2-3 स्टैंजाज में नेचर को डिस्क्राइब किया है. ठीक है, कि हाउ जॉयफुली फील्स इन द लैप ऑफ नेचर. ये 3 स्टैंजाज बड़े सीरियसली हमें पढ़ने चाहिए, बिकॉज in these 3 stanzas there is a characteristic movement of looking at nature with a fresh eyes, which is quite wordsworthy in its sense. फिर 4 से 6 स्टैंजाज में
अचानक से थोड़ा सा राइटर को अजीब से विचार आते हैं, एंक्शियस थॉट्स आती हैं, वो अपने फ्यूचर को लेकर डर जाता है। और उसमें बड़ी सुंदर लाइन आती है कि वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन द एंड डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। मतलब उसको ऐसा लगता है कि कवि शायद कुछ कर नहीं सकता, और क्योंकि कवि जो है वो बहुत उम्मीदों के साथ समाज में चेंज लाने के लिए अपनी कलम से बहुत कुछ लिखता है, बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस एंड वो हमें एग्जाम्पल देता है बहुत सारे कवियों के, जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 कवि उसने यहाँ पे लिए हैं इस बात को समझाने के लिए कि जो पोएट्स होते हैं वो ज्यादा चेंज नहीं ला सकते। और हम भी देख रहे हैं, आप देखिए जरा कि हम गानों को गुनगुनाते हैं, गजलों को, शेरो शायरी को, लेकिन हमें अगर कवि बनना हो तो हमें परिवार वाले मना कर देंगे कि नहीं, कवि बनने की जरूरत नहीं है, आप प्रोफेसर बनो, टीचर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ बिजनेस कर लो, बट पोएट कमा के नहीं खा सकता। सो दिस हैज बीन टेंडेंसी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये उन्होंने जैसे थॉमस चैटरटन का नाम लिया है, बहुत से बच्चों को थॉमस चैटरटन का पता नहीं है। थॉमस चैटरटन एक बहुत ही कम एज के अंदर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और वो बहुत ही एक प्रोडिजी थे, मतलब बहुत कम उम्र में तेजी से उभरे। कहते हैं कि उन्होंने कुछ मिडाइवल लिटरेचर को अपने नाम से छाप करके और फोर्जरी की थी। तो लेकिन कई लोग इस बात से सहमत हैं और कई लोग इस बात से सहमत नहीं है। तो लेकिन बाद में वो भूखा मरा और उसको सुसाइड करनी पड़ी। और देयर हैज बीन references of Thomas Chatterton in the poets of different ages and particularly in the romantic age। तो एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट बर्न एक आपको मालूम होना चाहिए कि एक रोमांटिक पोएट हुए हैं स्कॉटलैंड के, उनका रेफरेंस आया। उनकी भी जो डेथ है वो 37 की एज में हो गई थी, एक लंबी बीमारी के बाद। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि मेरा क्या होगा। हालांकि जब ये कविता लिखी गई तब उनको पता नहीं था, बट वर्ड्सवर्थ बहुत लंबी उम्र जिए। कहते हैं कि रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, जो वर्ड्सवर्थ और इनके फ्रेंड कॉलरिज ने स्टार्ट की थी, ठीक है। दोनों ने मिलकर के इस लिरिकल बैलेड्स नाम की 24 पोएम्स को पब्लिश किया था। और कहते हैं कि दैट वाज द classic and pioneering movement in the history of English literature that started romanticism। ठीक है, रोमांटिसिज्म का मतलब होता है अपनी पर्सनालिटी की बात करना, सब्जेक्टिविटी की बात करना, इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना, फैक्ट्स को और लॉजिक को इंपॉर्टेंट नहीं मानना, नेचर में सारे सॉल्यूशंस ढूंढना, और सब्लिमिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो चीज हमें एक फियर का सेंस देती है, काफी ऊंचे पहाड़, काफी गहरे खाइयां, तो उसमें जो हमें सेंस नजर आता है उसको हम सबलाइम बोलते हैं, ठीक है। ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, ब्यूटी केवल फूल में ही नहीं है, जो चीजें हम नेचर में ढंग से समझ नहीं सकते और हमें डरावनी लगती हैं, उसको भी रोमांटिसिज्म से टच किया जाता है, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म का एक मतलब ये भी होता है someone who talks in a very impractical manner। someone who is romantic means जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा आसमान से, तो कोई मुझे बोलेगा कि यार ये बहकी बातें कर रहा है। So somehow romanticism also is linked with someone who is not very practical, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया जा रहा हूँ कुछ। और उसके बाद में जो स्टेंजाज आते हैं इस कविता में, उसमें वो पुअर लीच गैदरर से मिलता है, उसकी हार्डशिप्स और उसकी पेशेंस को देख करके, लाइफ को जिस तरह से उसने अपनाया है, उसको देख करके राइटर को अचानक से एहसास होता है कि नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और यही इस पोएम का मैसेज भी है। और लास्ट की लाइंस बहुत फेमस है बच्चों, टू गिव मी ह्यूमन स्ट्रेंथ बाय एप्ट एडमॉनिशमेंट। एडमॉनिशमेंट का मतलब होता है किसी को डांटना। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि अब जैसे हम देखते हैं ना कई बार कि हम बहुत छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। हम सब एसी में रहते हैं घरों में, हमें जरा सा पैदल चलना पड़ गया, मान लीजिए कार से उतरकर, तो हमें लग रहा है बहुत गर्मी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भरी गर्मी में कोई आदमी सड़क पर चल रहा है या काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है। तो अगर आप एक सेंसिटिव कॉन्शियस वाले इंसान हैं तो ऑब्वियसली आपको ये महसूस होगा कि अरे मेरी तो जो समस्याएं हैं वो कुछ भी नहीं है लाइफ में। आपका जो निराशा का जो सेंस है, डिजेक्शन का, वो खत्म हो जाता है और आपको इस तरह के लोगों से एक शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस पोएम। राइम रॉयल मैंने प्रॉमिस किया था बताऊंगा आपको, ये देख लीजिए, मैंने राइम रॉयल पे छोटा सा नोट दिखा रहा हूँ आपको। ये 7 लाइन का होता है और आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। कई बच्चों को आयम्बिक पेंटामीटर का पता नहीं है। देखिए आयम्बिक क्या है, एक वर्ड है, अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे
अपने फोन में, और आप देखेंगे कि देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश आई एम। आई एम का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी म्यूजिक की बात करते हैं, जैसे हम ढोलक भी बजाएं तो एक तरफ का हिस्सा बहुत हल्का हम टच करते हैं, एक तरफ हम जोर से थाप देते हैं, है ना। तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो कॉम्बिनेशन है उसको आयम्ब कहा जाता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा, कविताओं में कभी कोई वर्ड अनस्ट्रेस से स्टार्ट होता है, कभी कोई वर्ड स्ट्रेस से स्टार्ट होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं आयम। और पेंटामीटर का मतलब होता है कि इस तरह के 5 पेयर्स होते हैं उस लाइन में, उसको इंग्लिश में आयम्बिक पेंटामीटर और ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है 7 लाइन की एक पोएम होती है, जिसकी राइम स्कीम का मतलब है तुकबंदी, लास्ट में जो वर्ड्स है, एक वर्ड एक लाइन का दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो ए बी सी सी, ये आपको याद रखना चाहिए। मैं अगर बहुत हिंदी में समझा देता हूँ फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइम स्कीम। अगर मैं बोलूं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, so you understand that at the end of this couplet from Ramcharitmanas we have I and jai, same kind of pronunciation, so we would say like it is a, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में कि कविता की क्या हिस्ट्री है। ये लीच गैदरर से एनकाउंटर का मतलब उनसे जो मिलने के बाद इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और पहले इसका नाम लीच गैदरर रखा था, ये आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट वर्जन जो पोएम का था वो द लीच गैदरर ही टाइटल था, उसके बाद में इन्होंने इस पोएम का टाइटल बदला, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा धीरे धीरे। मैं पहला स्टैंजा आपके सामने रखा हूं। There was a roaring in the wind all night. The rain came heavily and fell in floods. So easy lines है कि राइटर ने कई जगह पर्सोनिफिकेशन किया है, बट आप नोटिस करेंगे कि इसमें पोएटिक डिक्शन की कमी है। अर्थात रोमांटिक पोएट्स इसलिए जाने जाते थे कि वो टफ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ओके, सो वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट कहा जाएगा। दैट दे वांट लाइक द पोएम शुड आल्सो बी रिटन इन सच अ लैंग्वेज व्हिच कैन बी एंजॉयड बाय द कॉमन पीपल। ओके, सो देयर वाज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट। रोरिंग तो शेर की दहाड़ होती है, सो हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन राइटर ने यूज किया है। एंड ही वांट्स टू से दैट द वेदर वाज रफ इन द नाइट, रेन केम हेवीली एंड फेल इन फ्लड्स। और खूब तेज बाढ़ सी आई, खूब मतलब पानी तेज बहा जब बारिश आई। नाउ द सन इज राइजिंग calm and bright, but then again nature has shown its fairness by, he says that the sun is rising calm and bright. शांत हो गया है सुबह का मौसम, सूरज उग रहा है, बहुत चमकीला है। The birds are singing in the distant woods, दूर, woods मतलब जंगल में, दूर पक्षियों के गाने की आवाजें आ रही हैं। All the human attributes दिए गए हैं इनमें, ध्यान से देखिएगा कि सूरज राइज करता है, सनराइज, तो जैसे सूरज उग रहा है, उठ रहा है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कविताओं की जब हम हिंदी करते हैं आपके लिए, so sometimes we take it for granted, but आप ध्यान से देखेंगे तो you will find that how human treatment is there in the poem with nature. Over his own sweet voice and stock dove broods. Stock dove एक खास किस्म की घुग्गी मतलब कबूतरी टाइप की, जिसको फाख्ता भी बोलते हैं, एक पक्षी होता है। ब्रूड्स का मतलब है चुपचाप बैठे रहना, है ना, और अपनी आवाज यानी कि वो चहचहा रही है बैठी बैठी। द जे भी एक पक्षी होता है, मेक्स आंसर, और एक पक्षी के बोलने पर जे नाम का पक्षी उसको चहचहा कर आंसर दे रहा है, एज द मैगपाई चैटर। और मैगपाई नाम का जो बर्ड है वो भी, छोटी छोटी चिड़ियाएं आपस में जब बोलती हैं तो उसको राइटर ने चैटर वर्ड यूज किया है। एंड ऑल द चर्पिंग को चैटर कहा है यहाँ पे। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विद प्लेजेंट नॉइस ऑफ वाटर्स। और चारों तरफ पानी की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रहते थे वहां चारों तरफ झरने, छोटी छोटी रिल्स मतलब छोटी छोटी नदियां वगैरह थी। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की आवाजें दूर से आ रही है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस पोएम। द फर्स्ट स्टैंजा गिव्स अस वेरी ब्यूटीफुल रेफरेंस ऑफ नेचर, वेदर। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। All things that love the sun are out of doors. ये लाइन फेमस है, कोटेशन में भी पूछी जाती है, जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको इसको याद रखना चाहिए कि जितनी भी चीजें जो सन को प्यार करती हैं वो दरवाजों से बाहर है। मतलब those people who love nature, they are out of doors, means they have come out and want to see the nature. The sky rejoices in the morning's birth.
Again, personification, that the sky has been given a human attribute, and the sky, it means sky is clear. देखिए, अगर आप इंग्लैंड गए हो कभी तो आपको मालूम होगा, और नहीं गए तो कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ आपको इंग्लैंड। इंग्लैंड मुझे याद आता है बहुत से इंडियन राइटर्स जब इंडिया से पहली बार जब विदेश गए, खासतौर पे इंग्लैंड, तो उनको तब जाकर के इंग्लिश पोएम समझ में आई, क्योंकि वहां पे 10-11 बजे तक तो सूरज, वो आइलैंड है तो चारों तरफ हमेशा बादल छाए रहते हैं और उतनी रोशनी नहीं होती है जितनी हमारे यहाँ पे सुबह 6 बजे हो जाती है। सो इट इज ऑल्सो मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि वी आर रीडिंग अ नेचर पोएम, कि अगर मैं आपको क्लास में भी बैठ के पढ़ा रहा होता तो बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाता, बहुत डिटेल में मैं एक एक चीज समझाता। कि आपने कभी नोटिस किया उनके जो घर होते हैं उनमें बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं, क्योंकि उनको फ्रेंच विंडोज बोलते हैं। इंग्लिश कल्चर में भी देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच आर्किटेक्चर। वो बड़ी बड़ी विंडोज इसलिए होती हैं क्योंकि रोशनी वहां कम होती है बहुत, और इसीलिए दो अंग्रेज जब आपस में मिलते हैं तो दे ऑलवेज से दैट द वेदर इज प्लेजेंट। हमारे भारत में वेदर की बात नहीं करते हम लोग। हाँ, गर्मी बहुत है या सर्दी बहुत है तो हम इतना जरूर बोलते हैं, यार आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो बात चल रही है कि जो स्काई है उसको पर्सोनिफाई किया है, राइटर कह रहा है वो रिजॉइस कर रहा है, खुश हो रहा है, मतलब बहुत साफ सुथरा आकाश दिख रहा है, उसको देख करके इंसान का मन खुश हो रहा है। इन द मॉर्निंग्स बर्थ, और सुबह सुबह जो सुबह पैदा हुई है, मतलब राइटर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट द मॉर्निंग इज वेरी फ्रेश। बर्थ से यहाँ पे फ्रेशनेस का मीनिंग निकल रहा है। द ग्रास इज ब्राइट विद रेन ड्रॉप्स, और सारी धूल छट गई है, धूल कमी होती है वहां पे, और फिर भी धूल छट गई और घास जो है वो ताजी हरी दिख रही है। ब्राइट का मतलब लाइट ग्रीन। ऑन द मूर्स, मूर्स का मतलब होता है दूर जहां झाड़ियां उगती हैं उन एरियाज को मूर्स कहा जाता है। द हेयर, हेयर मतलब खरगोश, इज रनिंग रेसेस इन हर मर्थ। हर इसलिए कि वो खरगोश को शायद फीमेल खरगोश देख रहा होगा, इसलिए हर वर्ड यूज किया है। और रनिंग रेसेस का मतलब है एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, मर्थ मतलब खुशी में। सो you can understand that these things must be there, these animals must be there around him, and that's why he's giving references of these animals and birds and things in the poem. And with her feet she from the plashy earth, plashy का मतलब है जो चारों तरफ पानी हो गया है, हल्का हल्का सा कीचड़ है उस धरती के ऊपर, वो अपने पैरों से raises a mist, और एक समझ रहे हैं ना आप, एक छोटी सी खरगोश अगर छोटा सा तेजी से भाग रहे हैं कई खरगोश एक साथ, तो उनके पैरों के नीचे जो पानी है घास के ऊपर मैदानों में, उससे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदे चारों तरफ हो रही, तो लगता है जैसे कोई धुंध आ गई हो। Raises a mist that glitters in the sun, जो सूरज में चमक रही है। तो you can understand this minute references of nature in the poem, and it's not very tough to understand. चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is and runs with her all the way wherever she doth run, और ये मिस्ट भी उसके पैरों के साथ साथ चल रही है। समझ रहे हैं ना, वो जो पैरों के साथ जो धूल की जगह वहां पे अब पानी की बूंदें उड़ रही हैं, वो मिस्ट का रूप ले चुकी हैं, और वो जहां जहां वो डथ मैंने डज, जहां जहां वो रैबिट रन करेगा वहां वहां वो जाएगा। फिर वो सब्जेक्टिव एलिमेंट आ गया कविता में, कहते हैं आई वॉज अ ट्रैवलर देन अपॉन द मूर, मैं भी एक जमाने में ट्रैवलर था। ट्रैवलर का मतलब क्या होता है, देखिए आपको एक अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे ग्रैंड टूर्स, टूर बोला जाता है इंग्लिश में, TOUR, द ग्रैंड टूर्स, सो देयर हैड बीन अ ट्रेंड, had already been established 100 years before Wordsworth was born, कि जितने भी अच्छे खासे घरों के लोग थे, they used to walk from one to another country, ठीक है। तो इसीलिए ट्रैवलर वर्ड यूज हुआ है। उनको ऐसे कहा जाता था कि घूमने से जो आपको नॉलेज मिलेगी वो किताब से नहीं मिल सकती। So I think you can understand why I'm talking about all these details. I was a traveler then upon the moor, मतलब मैं भी झाड़ियों में, झाड़ियों का मतलब यहाँ पे वो उन दूर दराज में जो मूर लंबे लंबे मैदान जो दिख रहे हैं जहाँ पे झाड़ियां उगी हुई है, वहां पे मैं कभी कभी घूमने जाया करता था। I saw the hare, वहां मैंने इसको देखा था हेयर को, that raced about with joy, raced about का मतलब चारों तरफ ये रेस लगाते फिरते हैं खुशी से। I heard the woods, जंगलों में जो तरह तरह की आवाजें उनको मैंने सुना। तो लेकिन राइटर ने सीधा ही कह दिया कि मैंने वुड को ही सुना, लेकिन इसका मतलब ये निकल रहा है कि वुड्स की आवाजों को सुना। तो ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम का लिटरेरी टर्म है, जिसमें वो वुड्स नहीं सुन रहे हैं बल्कि वुड्स के अंदर जो जानवर बोल रहे हैं उनकी आवाजें सुन रहे हैं। एंड डिस्टेंट वाटर्स रोर, और दूर जो
वाटर्स का मतलब झरने हैं, जब वो गिरते हैं तो कैसे वो दहाड़ते हैं, यानी तेज आवाज उनकी मैं सुनता था। और हर्ड देम नॉट, कभी सुनता कभी नहीं सुनता, एज हैप्पी एज अ बॉय। अब आप बोलोगे कि ये लिखने की क्या जरूरत है, एज हैप्पी एज अ बॉय। देखिए अब के जमाने के बच्चे तो बिल्डिंग्स में रहते हैं। बिल्डिंग्स का मतलब यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब है फ्लैट्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा छोटा सा गार्डन होता है आसपास। कभी आप गांव के बच्चे से मिलिए, सुबह का खेलने गया हुआ, हो सकता है जब भूख लगे दोपहर में घर में आए हो, हाँ, तो as happy as a boy, you know. And don't blame me that I'm an anti-feminist where I'm saying that only boys are happy. The writer just want to convey a message that as happy as a boy mean to say boys usually, जैसे वर्ड्सवर्थ खुद सुबह के गए शाम को मतलब जंगलों में घूमते रहते थे। देखिए बच्चे घूमते हैं और कहते हैं वो उनकी असली एजुकेशन होती है। तो हम किताबी एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसलिए राइटर कह रहा है कि दैट as happy as a boy mean to say like boys used to be happy in the lap of nature. Okay, the same way I was happy. The pleasant season did my heart employ. और मेरा जो दिल था, ये फेमस लाइन्स हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल में समझा रहा हूँ कि वर्ड्सवर्थ को जिसने नहीं पढ़ा उसको मालूम है कि हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे कोर्स में होता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओ उसने इतनी सारी पोएम्स लिखी हैं जिसमें बार बार वो कह रहा है कि प्लेजेंट सीजन जो होता था, अच्छा मौसम, इट माई हार्ट एम्प्लॉय, उसमें उसका दिल लग जाता, उसको मजाल है कोई वहां से हटा दे। यहाँ पे हार्ट एम्प्लॉय का ये मतलब है, माई ओल्ड रिमेम्बरेंसेस वेंट फ्रॉम मी होली, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और वो सारी जो यादें हैं वो मेरे से बिल्कुल चली गई हैं, क्योंकि ये सब तो मैं बचपन में करता था। एंड ऑल द वेज ऑफ मेन सो वेन एंड मेलंकली, ये लाइन भी एक कोटेशन की तरह फेमस है। ऑल द वेज ऑफ मेन का मतलब है कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, आदमी बनता है, उसको नौकरी लगने की चिंताएं होने लगती है, तो वेज ऑफ मेन का मतलब है अगेन दैट यू नो अर्निंग, you know, setting a home and then working to raise a family, then you know, bringing up your kids, making your house, blah blah blah. Okay, so ways of men you can understand. So vain and melancholy, melancholy का मतलब उदासी भरे, vain मतलब व्यर्थ, बेकार। लेकिन राइटर उसको समझ रहा है कि एक दिन अभी कोरोना चल रहा है तो आपको मालूम है कितने लोग मर गए। अब अगर एक आदमी कमाते कमाते ही मर गया, नहीं गया घूमने, कभी छत पर नहीं गया, कभी उसने पेड़ पर चढ़ के नहीं देखा, कभी किसी पक्षी को 5 मिनट नहीं देखा, कभी फूल को नहीं देखा, बस हर वक्त वो ट्रैवल ही करता रहा, आता रहा, जाता रहा, कमाता रहा, चीजें खरीदता रहा, चीजें इकट्ठी करता रहा। तो राइटर एक मैसेज दे रहा है कि अब तो जो इंसान का जो जवानी के बाद का जीवन है वो बिल्कुल वेन और मेलंकली है, उसमें कुछ आनंद नहीं है। आनंद है सिर्फ एक्सटेसी, एक यूफोरिया, रियल काइंड ऑफ फन एंड प्लेजर इज देयर इन नेचर, ये कहना चाह रहे हैं राइटर। ठीक है, बट एज इट समटाइम्स चेंज चांस है। आगे पढ़ रहा हूं, एक सेकंड बच्चों, कुछ गलती हो गई मेरे से, जस्ट as it sometimes chances, कभी कभी ऐसा होता है, चांस हो जाता है, फ्रॉम द माइट ऑफ जॉयज इन माइंड्स, कि हाँ माइट मतलब ताकत, फ्रॉम द लगाया ना, इसका मतलब यहाँ पर एक माइट का मतलब एक अलग वर्ड है, ताकत से रिलेटेड है। कह रहा है कि कभी कभी इतनी ताकत जॉयस जो हमारे माइंड में रह जाते हैं पुराने, दैट कैन नो फर्दर गो, कि वो जॉयस इतना ज्यादा दिमाग में फिट हो जाते हैं कि हम उनको बुला नहीं सकते। एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन डिलाइट, हम इतने ऊपर चले जाते हैं उस आनंद में, मतलब हमें इतनी एक्सटेसी, इतना परम आनंद आ जाता है। डिलाइट मतलब बहुत खुशी। इन अवर डिजेक्शन डू वी सिंक एज लो, और कभी कभी हमको जब वो याद आती है तो हम बहुत ज्यादा डिजेक्शन यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत लो फील करते हैं। To me that morning did it happen so, और उस सुबह मेरे साथ ऐसा ही हुआ। And fears and fancies thick upon me came। अभी लाइन देखिए, वो इस लाइन में राइटर कह रहा है कि मेरे, एक तो इसमें एलिट्रेशन है एफ का, देख लीजिए इन सब छोटी छोटी चीजों को। कहता है कि मुझे कुछ डर लगा, कुछ कल्पनाएं, फैंसीज, कुछ ऐसी बातें मेरे दिमाग में आ गई थी, अपॉन मी, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा भर गई। ठीक मतलब
बहुत ज्यादा आ गई, डिम सैडनेस। जैसे अभी इस वक्त बहुत सारे कॉलेज, आप मेरी बात समझ पाएंगे इस वक्त, क्योंकि रिकॉर्डिंग इस वक्त चल रही है जब कोरोना से बहुत सेकेंड वेव जा चुकी है और अभी तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हैं। तो आपको मालूम है ना, एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव। तो हम देख रहे हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस बात को कि चारों तरफ एक नेगेटिविटी का एटमोस्फेयर है ना, कि पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा। तो दिस इज द रीजन आई चोज दिस पोएम, कि डिम सैडनेस आ गई मेरे अंदर। सैडनेस का पर्सोनिफिकेशन है जिसका मुरझाया हुआ चेहरा, इसलिए राइटर ने कहा है डिम सैडनेस एंड ब्लाइंड थॉट्स। अब थॉट्स तो कोई कभी देख नहीं सकती, हाउ कैन थॉट्स बी ब्लाइंड, बट राइटर कहना चाह रहा है कि ऐसे विचार जो आगे नए विचार नहीं देते, जो आगे नहीं देख पाते, एक जगह अटक के रह जाए। आई न्यू नॉट नॉर कुड नेम, और मैं समझा नहीं पाया, ना ही समझ पाया कि क्या आ रहा है मेरे दिमाग में। अगली लाइन्स पे चलते हैं। आई हर्ड द स्काईलार्क वॉबलिंग इन द स्काई। वॉबलिंग मतलब चहचहाना। स्काईलार्क को मैंने सुना आसमान में उड़ते हुए और बोलते हुए। एंड आई बिथॉट, और मैंने सोचा, मी ऑफ द प्लेफुल हेयर, और मुझे लगा मैं शायद एक खेलने वाला, उछल कूद करने वाला खरगोश हूँ। इवन सच अ हैप्पी चाइल्ड ऑफ अर्थ एम आई। जैसे ही देखा मेरे को फिर लगा कि मैं भी अर्थ का, मतलब इसमें एक पैरस्किरो है, एक शेडो है, एक शेडिंग है, कि राइटर अपनी खुशी की बात बता करके अचानक से दुख की बात बता रहा है, और दुख की बात बताकर जब फिर नेचर में देख रहा है तो उसको महसूस हो रहा है कि वो क्या महसूस कर रहा है। एक बच्चे की तरह मैं महसूस कर रहा हूँ धरती पर। इवन एज दीज ब्लिसफुल क्रीचर्स डू आई फील। ब्लिसफुल का मतलब, ब्लिस एक हाईएस्ट लेवल का जो आनंद होता है उसको ब्लिस कहा जाता है। ब्लेस जब किसी को करते हैं तो उसको जो स्वर्गीय आनंद मिलता है, हेवनली ब्लिस, तो कहता है कि ये क्रीचर्स, इनको कोई टेंशन नहीं है, ये कितना आनंद से भरे हुए हैं। कहता है डू आई फेयर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इनकी तरह हूँ। फार फ्रॉम द वर्ल्ड आई वॉक, दूर चला जाऊं संसार से कहीं, एंड फ्रॉम ऑल केयर, और सभी चिंताओं से। बट देयर मे कम अनदर डे टू मी, लेकिन जब मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि अगला दिन भी आएगा। और अगला दिन क्या लाएगा मेरे लिए? सॉलिट्यूड यानी एकांत, पेन ऑफ हार्ट, दिल में दर्द, डिस्ट्रेस यानी नकारात्मकता, एंड पॉवर्टी, और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी गरीबी आ जाएगी। तो राइटर ये कह रहा है कि एंड दिस इज नॉट ओनली द कंडीशन ऑफ मैन, this is this man only, or this poet, this is a condition of the whole humanity. So might be the writer wants to talk about that one should have a balance in his life. Okay, my whole life I have lived in pleasant thought. हमेशा तो मैं बहुत अच्छे और खुशनुमा विचारों में जिया हूँ। as if, जैसे कि, as if का मतलब होता है जैसे कि, मानो कि life's business were a summer mood. क्योंकि समर का मतलब इंडियन समर मत लीजिएगा, इंडियन समर बहुत खतरनाक होती है, लेकिन कोल्ड कंट्रीज में जब समर आती है तो मौसम बड़ा खुशनुमा होता है ना, इसीलिए वहां पे समर इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। तो लाइफ मुझे लगता था जैसे बहुत आसान सी चीज है, एक आसान सा मतलब मूड में मैं रहता था, जैसे जब जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता तब इंसान ऐसे जीता है। एज इफ ऑल नीडफुल थिंग्स वुड कम अनसॉट, जैसे जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो बिना चाहे ही मिल जाएंगी, बिना मेहनत के। सीक, SEE के, सीक मतलब चाहना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉट। यहाँ पर उसको अन लगा करके यूज किया गया है कि बिना चाहे ही चीजें आ जाएंगी। तो जीनियल फेथ, जीनियल मतलब ओरिजिनल, प्लेजेंट, आपका फेथ है नेचर में, आपको चीजें मिल जाएंगी। स्टिल रिच इन जीनियल गुड, और आप उस जीनियल गुड में, उस अच्छे मूड में अपने आप को रिच समझते हो। बट हाउ कैन ही एक्सपेक्ट दैट अदर्स शुड बिल्ड फॉर हिम, सो फॉर हिम, एंड एट हिज कॉल लव हिम, फॉर who for himself will take no heed at all. ये लाइन्स बहुत फेमस है। तो कौन चाहेगा, ऐसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि दूसरे ही उसके लिए घर बना दे, बीज दे, उसको प्यार करें, है ना? आपको पता है ना हम प्यार किसको करते हैं संसार में? थोड़ा दिमाग लगाइए कि कितनी गहरी लाइन्स है, हाउ फिलोसॉफिकल दीज लाइन्स आर, दैट अल्टीमेटली वी ऑल, I cannot be I cannot talk only in the second person. I should use the plural of first person. हम सबको काम करना पड़ता है, हम सबको लाइफ में जब हम पैसे कमाते हैं या हम शरीर में अच्छे होते हैं, गोरे होते हैं, या we have something to give to the world, only then we get love in our life. And then ultimately we have to sow. sow का मतलब यहाँ पे बीज ना कहने का मतलब है अपना काम आपको खुद करना पड़ेगा। और who for himself will take no heed at all. कोई ऐसा होगा क्या जो आपकी परवाह नहीं करेगा? मतलब अल्टीमेटली आपको अपनी परवाह करनी पड़ेगी। ये सारे विचार राइटर को आ रहे हैं। फिर कहता है आई थॉट ऑफ चैटरटन।
तो वो जो चैटरटन का मैंने नाम लिया था पहले कवि का, द मार्वलस बॉय कहता है वो कितना इंटेलिजेंट लड़का था। द स्लीपलेस सोल दैट पेरिश्ड इन हिज प्राइड, लेकिन वो स्लीपलेस सोल का मतलब है वो कितना इंटेलिजेंट था, हमेशा लिखता पढ़ता रहता, उसको नींद ही नहीं आती, हाउ एम्बिशियस दैट पर्सन वाज। लेकिन वो अपने प्राइड में, प्राइड का मतलब है दैट ही वांटेड टू जस्ट बी फेमस, कहता है उसका अंत हो गया, खत्म हो गया वो अपने उस प्राइड में। ओ ऑफ हिम हु वॉक्ड इन ग्लोरी एंड इन जॉय। और यहाँ पे वो उसकी बात कर रहा है रॉबर्ट बर्न्स की, कहता है वो जो ग्लोरी में, मतलब नेचर की ग्लोरी में, चमक में, जॉय में, फॉलोइंग हिज प्लाव, खेती करता था, प्लाव मतलब हल, along the mountain side, पहाड़ों के अंदर, यानी रॉबर्ट बर्न्स। by our own spirits are we deified। अब ये लाइन अपने आप में कोटेशन है बच्चों, by our own spirits are we deified। deified एक वर्ड है, आप अगर इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है देवी देवता, डीएटी से बना है, DEITY। तो डीफाई का मतलब किसी को देवता बनाना, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट बना देना। अब जैसे मुझे दुनिया में बहुत फेमस बनना है, तो मुझे अल्टीमेटली मेरे अंदर पहले वो स्पिरिट होनी चाहिए, है ना। वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस। फिर वो बाद में कहता है कि हम कभी ऐसे ही होते हैं, हम जब यंग होते हैं तब बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, ग्लैड होते हैं, बट देयर ऑफ कम इन द एंड डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। लेकिन पता नहीं क्यों आगे जाकर हमारे हिस्से में डिस्पोंडेंसी यानी डिप्रेशन, उदासी और मैडनेस, पागलपन ही आता है। मतलब हम, क्योंकि आपको मालूम है ना दुनिया जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल है, तो अभी उस चीज को भी महसूस कर रहा है कि देयर आर हार्डशिप्स इन लाइफ एंड देन देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन one's ambitions, one's taste, one's hobbies, and then one has to lead a practical life also। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। Now whether it were by a peculiar grace, अब चाहे वो किसी एक खास कृपा की वजह से हो, peculiar मैंने खास, grace मैंने कृपा, leading from above, a something given, yet it befell that in this lonely place। पर पता नहीं क्या हुआ अचानक से leading from above, के ऊपर से शायद भगवान ने ही ऐसा कहा होगा, शायद कुछ something given का मतलब होता है something is already written in my life, something is already destined for me, yet it befell that, लेकिन वो होता ही है in this lonely places, अकेले स्थान में। क्या हुआ, when I with these untoward thoughts had striven, जब मैं untoward का मतलब है जिनको मैंने चाहा नहीं था, उन विचारों को जो मेरे अंदर आ गए थे उनके साथ जब मैं प्रयास कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, ये विचार मेरे अंदर आ रहे थे नेगेटिविटी के, तब अचानक से क्या हुआ, आगे देखिए, beside a pool, एक पूल, पूल का मतलब तालाब के बगल में, bear to the eye of heaven, मतलब बिल्कुल आसमान के नीचे, bear to the eye of heaven का मतलब, eye of heaven का मतलब है यहाँ पे सूरज, बिल्कुल धूप में एक तालाब के किनारे, समझ में आ रहा है। I saw a man, मैंने एक आदमी देखा, before me unawares, जिसको वो unaware था कि मैं उसे देख रहा हूँ। The oldest man he seemed that ever wore grey hairs, इनको hairs बोला जाता है इंग्लिश में, हेयर नहीं बोलते। वोर का मतलब है जैसे कि उसके सफेद बाल, ग्रे मतलब सफेद बाल उसके इतने थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे बूढ़ा आदमी हो। As a huge stone is sometimes seen to lie, जैसे एक पत्थर होता है ना कहीं पड़ा हुआ और हमें दिखता नहीं है, couched on the bald top of an eminence, और कहीं bald top का मतलब होता है जो किसी जैसे पहाड़ के ऊपर पड़ा होता है, बहुत ऊंचाई के ऊपर, जिसके ऊपर कुछ उगा नहीं है, बॉल्ड मैंने गंजा यानी उगा नहीं है, couched, और वो रखा होता है। Wonder to all who do the same espy, किसी को दिख नहीं रहा है और किसी को आश्चर्य होता है कि इसको कौन ढूंढता होगा, किसको पता चलेगा ये पत्थर, by what means, कैसे, it could thither come, और कोई सोचता होगा कि ये पत्थर यहाँ कैसे आया, and whence, और कहाँ से आया, thither मतलब यहाँ और whence मतलब कहाँ से, so that it seems a thing endued with sense, और हमको लगता है कि इसका कोई सेंस नहीं है इस चीज का, like sea beast crawled forth, लगता है कोई समुद्री जीव यहाँ पे रैंक के आ गया हो, that on a shelf of rock or sand reposed, और एक रॉक के ऊपर सैंड पे आकर चुपचाप बैठ गया हो, there to sun itself, अपने आप को धूप दिखाने के लिए यानी धूप सेकने के लिए, ऐसे वो आदमी वहां पूल के नजदीक बैठा था। So he has compared the man with so many things, such seemed this man, ऐसा लग रहा था वो आदमी, not all alive nor dead, मतलब वो हिल नहीं रहा था ज्यादा, ना तो ज्यादा हिल रहा था, ना ही वो मरा हुआ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ समय बाद वो हल्का सा हिल भी जाता, not also asleep, ना ही पूरा सोया हुआ था, in his extreme old age, because he was very old, his body was bent double,
वो दोहरा होके झुका हुआ था, फीट एंड हेड, उसके पैर और सिर लगभग कमिंग टुगेदर, समझ रहे हो ना, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो बिल्कुल पैरों में अपने सिर को ले जाते हैं, कमिंग टुगेदर इन लाइफ्स पिलग्रिमेज। लाइफ्स पिलग्रिमेज का मतलब होता है, ऐसे लगता है जैसे जिंदगी को राइटर ने, अब यहाँ पे एक बड़ा होली रेफरेंस आया है कि जिंदगी एक तीर्थ यात्रा है जैसे, और उसको वो एकदम से शायद पूरी कर चुका हो, ठीक है। एज इफ सम डायर कंस्ट्रेंट्स ऑफ पेन, डायर मतलब खतरनाक, लगता है कोई कंस्ट्रेंट मतलब बंधन, कुछ पेन हो रहा होगा शायद उसको, या उसको कोई किसी चीज पे गुस्सा आ रहा था, ऑफ सिकनेस, शायद उसकी तबीयत खराब हो, फेल्ट बाय हिम इन टाइम लॉन्ग पास्ट, मतलब लगता है उसने अपनी जिंदगी में जरूर इन सब चीजों को महसूस किया होगा। दीज आर ऑल कंजेक्चर्स, मतलब ये केवल अनुमान है राइटर के, उसके शक्ल सूरत को देख करके। अ मोर देन ह्यूमन वेट अपॉन हिज फ्रेम हैड कास्ट, क्योंकि उस, अब यहाँ पे वेट का क्या मतलब है, उस इंसान के शरीर को देखकर लग रहा था जीवन उस पर बहुत भारी रहा है। फ्रेम मैंने शरीर है, कास्ट मतलब डाला, लगता है उसके शरीर पर समय ने बहुत बहुत बोझ डाल दिया, इतना दुखी और सैड वो लग रहा था। हिमसेल्फ ही प्रॉप्ड लिम्स, बॉडी एंड पेल फेस, पीला चेहरा, उसके शरीर के अंग, प्रॉप्ड का मतलब उसने उठाए, अपॉन अ लॉन्ग ग्रे स्टाफ ऑफ शेवन वुड, एक लकड़ी जिसके ऊपर उसने बिल्कुल हर तरह की टहनी को साफ कर रखा था, स्टाफ मैंने डंडा, एक ग्रे कलर का, उसके ऊपर वो झुका हुआ था, मतलब उसका सहारा ले रखा था। एंड स्टिल एज आई ड्रू नियर विद जेंटल पेस, पेस मतलब कदम, हल्के हल्के कदम से, जेंटल मतलब हल्के हल्के कदम रखता हुआ, ड्रू नियर मतलब मैं उसके जब पास पहुंचा तो, और स्टिल था मैं काफी कि भाई उसको मैं डिस्टर्ब ना कर दूं, अपॉन द मार्जिन ऑफ दैट मूरिश फ्लड, मूरिश फ्लड का मतलब है उस मूर में, उस झाड़ियों वाले एरिया में जहाँ पे पानी इकट्ठा था, अर्थात वो जो तालाब था उसके मार्जिन किनारे पर मैं पहुंचा। मोशनलेस एज अ क्लाउड द ओल्ड मैन स्टूड, जैसे कोई कोई बादल आसमान में ठहर जाता है ना, ऐसे वो आदमी खड़ा हुआ था। दैट हियरeth, और सुनकर, नॉट द लाउड विंड्स व्हेन दे कॉल, कभी कभी जब तेज हवाएं चलती हैं और कोई आदमी उसकी ओर ध्यान नहीं देता, एंड मूव ऑल टुगेदर, वो चलता रहता है, इफ इट मूव एट ऑल, और वो बादल, अच्छा इसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। आप ध्यान से देखिए, द पोएट हैज कंपेयर्ड द स्टिलनेस ऑफ मैन विद द क्लाउड, विच क्लाउड, जिसके बारे में राइटर पूरा कह रहा है कि तेज हवाओं में वो क्लाउड चलता है लेकिन अकेला होने की वजह से वो लगता है चल नहीं रहा है ना, एज इफ का मतलब जैसे कि वो कहीं मूव करता हो, नहीं करता हो, ऐसे ही वो बूढ़ा हिल भी रहा था, हल्का हल्का अपना काम कर रहा था, लेकिन मुझे हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। एट लेंथ मतलब काफी समय बाद, हिमसेल्फ अनसेटलिंग, उसने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ही द पॉन्ड स्टर्ड विद हिज स्टाफ, और उसने अपने डंडे से उस पॉन्ड को हिलाया, उस तालाब को हिलाया। एंड फिक्स्डली, फिक्स्डली का मतलब होता है फिक्स्डली, इसको पढ़ा जाएगा कि बिल्कुल अपनी आंखें उसने अड़ा ली, उसने अपनी आंखों को फिक्स कर दिया। डिड लुक अपॉन द मडी वाटर, और उस धुंधले पानी में, कीचड़ वाले पानी में, विच ही कॉन्ड, जिसको वो, जिसमें वो कुछ चीज तलाश कर रहा था। अब कौन का आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो धोखा देना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना, वो लीच पकड़ रहा है तो मछली की तरह उनको बहुत चालाकी से पकड़ना होता होगा, एज इफ ही हैड बीन रीडिंग इन अ बुक, और वो इतना शांति से पढ़ रहा था उस तालाब के पानी को जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। नाउ अ स्ट्रेंजर्स प्रिविलेज आई टुक, और जैसे एक स्ट्रेंजर होता है और उसको एक प्रिविलेज मतलब एक विशेष अधिकार होता है कि वो किसी भी आदमी को जाकर के पूछ लेता है कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जा रहा है, कहता है ऐसा मैंने एक विशेष अधिकार लिया। एंड ड्रॉइंग टू हिज साइड, उसके नजदीक गया, टू हिम डिड से, और बोला, दिस मॉर्निंग गिव्स अस प्रॉमिस ऑफ अ ग्लोरियस डे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो अंग्रेज आपस में जब भी मिलते हैं मौसम की बात जरूर करते हैं, कहता है देखो कितना अच्छा मॉर्निंग है, इस लाइन का मतलब कितनी अच्छी मॉर्निंग है। अ जेंटल आंसर डिड द ओल्ड मैन मेक, उस आदमी ने एक आंसर दिया, इन कर्टियस स्पीच, बहुत, अब देखो जो कुछ राइटर ने इतनी देर से हमें उसके शरीर, उसकी लाइफ के बारे में जो अंदाजे लगा के हमें बताया कि बहुत दुखी है ये आदमी, तो जीवन में बहुत दुख देखा है इसने, उस आदमी ने बड़े कर्टियस मतलब शिष्टाचार से बोला, विच फोर्थ ही स्लोली ड्रू, थोड़ा नजदीक आ गया, फोर्थ मतलब आगे आ गया थोड़ा सा धीरे धीरे उस कवि के पास। एंड हिम विथ फर्दर वर्ड्स आई दस बी स्पेक, एंड देन राइटर कहता है कि मैं उससे थोड़ा और बोला, मैं बोला, वो इन्वर्टेड कॉमास में राइटर की स्पीच है। व्हाट ऑक्यूपेशन डू यू देयर परस्यू, परस्यू का मतलब फॉलो करना, कि आप कौन सा काम कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज अ लोनसम प्लेस फॉर वन लाइक यू, ये तो बहुत एकांत जगह है आप जैसे लोगों के लिए। एर ही रिप्लाइड, एर मैंने बिफोर, इससे पहले कि वो रिप्लाइड देता, अ फ्लैश ऑफ माइल्ड सरप्राइज ब्रोक फ्रॉम द सेबल ऑब्स ऑफ हिज येट विविड आईज। बहुत खूबसूरत
रेफरेंस है। कहता है इससे पहले कि वो जवाब देता, जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में, देखो फ्लैश का मतलब है चमक, माइल्ड सरप्राइज, मुझे हल्का सा सरप्राइज हुआ, और वो सरप्राइज उसकी तरफ से मेरे ऊपर टूट पड़ा। वो सरप्राइज कैसे? स्टेबल ओब्स, स्टेबल ओब्स का मतलब घेरा, काली काली आंखों के घेरे में से, येट विविड आई, विविड का मतलब होता है जो विविधता लिए हुए, लाइव, चमकदार और कुछ कहती हुई आंखें जो उसकी थी। हिज वर्ड्स केम फीबली, आंखों के साथ साथ एक्सप्रेशंस के साथ उस आदमी के वर्ड्स आए बाहर, अर्थात वो बोलने लगा। फ्रॉम अ फीबल चेस्ट, फीबल मतलब कमजोर, मतलब ही वाज नॉट वेरी लाउड व्हेन ही वाज आंसरिंग, समझ रहे हो ना? चेस्ट का मतलब उसकी छाती से जब वो बोलने लगा, छाती से बोलने का मतलब है सांस लेने लगा। बट ईच इन सॉल्म ऑर्डर फॉलोड ईच, लेकिन सॉल्म का मतलब है बहुत शालीन तरीके से, गंभीर तरीके से एक के बाद एक वर्ड उसके मुंह से निकलने लगे। और फिर राइटर कहता है कि विद समथिंग ऑफ अ लॉफ्टी अटरेंस ड्रेस्ड, लॉफ्टी मतलब होता है ऊंचा, अटरेंस मतलब बहुत हाई तरीके से उसने मेरे से, उसके जो शब्द थे वो ड्रेस्ड थे, मतलब खूबसूरत लैंग्वेज में, चॉइस वर्ड, चुन चुन कर शब्दों को, मेजर्ड फ्रेज, अपने वाक्यांशों को मेजर करके, तोल तोल के, अबाउट द रीच ऑफ ऑर्डिनरी मैन, वो ऐसे बात करने लगा जैसे एक आम आदमी बात नहीं करता। अ स्टेटली स्पीच, उसकी आवाज, उसकी बातचीत एक बहुत ही शानदार आवाज बातचीत थी। सच एज ग्रेव लिवर्स डू इन स्कॉटलैंड यूज, जैसे कि लिवर्स नाम के जो लोग होते हैं स्कॉटलैंड में, जो बहुत गंभीर होते हैं, जैसे वो यूज करते हैं, ऐसी लैंग्वेज उसकी थी। रिलीजियस मैन who give to God and man their dues, लिवर्स रिलीजियस मैन को कहते हैं, जिसे वो गॉड का मैसेज देते हैं, उस तरह से ये आदमी बोला। He told, अब ये क्वेश्चन कई जगह आ सकता है कि भाई वो किस किस से तुलना की गई है उस लीच गैदरर की वर्ड्सवर्थ के द्वारा। He told that to these waters he had come together to gather leeches, अब वो इजी लैंग्वेज है, देखिए उसने बताया कि वो यहाँ पे आता है लीच को इकट्ठा करने, being old and poor, क्योंकि वो ओल्ड है, गरीब है, एम्प्लॉयमेंट hazardous and wearisome, और एम्प्लॉयमेंट है नहीं, hazardous मतलब खतरनाक एम्प्लॉयमेंट है और थकाने वाला है, wearisome, and he had many hardships to endure, और भी बहुत सारे हार्डशिप्स हैं सहने के लिए उसकी लाइफ में। फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड ही रोम्ड, और वो भटकता था एक तालाब से दूसरे तालाब में, एक मूर से दूसरे मूर में, हाउसिंग विद गॉड्स गुड हेल्प बाय चॉइस और चांस, कभी कभी उसको रहने का मौका मिल जाता भगवान की कृपा से, कभी चॉइस का अर्थात अपनी पसंद का, कभी बिना पसंद का, यानी कहीं भी रुक जाता था वो। एंड इन दिस वे ही गेन्ड एन ऑनेस्ट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब है अपनी जिंदगी को वो चला रहा है, निर्वाह कर रहा है, लेकिन ऑनेस्ट तरीके से। The old man still stood taking by my side, वो आदमी अभी भी मेरे बगल में खड़ा है। But now his voice to me was like a stream, scarce heard, वो बोले जा रहा है लेकिन अब मैं उसकी आवाज को मुश्किल से ही सुन पा रहा हूँ। Not word from word could I divide, मैं एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि राइटर का अभी पढ़ा लिखा आदमी है बहुत ज्यादा, और उसको एक आम आदमी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो अपनी हार्डशिप्स को इतनी लाइटली लेता है, ठीक है। तो राइटर उसकी बात तो सुनना भूल गया और उसको कुछ और याद आने लग गया। वो कह रहा है कि एंड द होल बॉडी ऑफ द मैन डिड सीम लाइक वन whom I had met with in a dream, मुझे लगा मैं किसी एक आदमी से सपने में मिल रहा हूँ, और लाइक अ मैन फ्रॉम सम फार रीजन सेंट, लगता किसी दूर दराज इलाके से वो आदमी मेरे पास आया है, मतलब वो कोई रियल आदमी नहीं है, वो कोई जरूर दूर का आदमी है। उसके साथ राइटर ने एक रोमांटिक टच ऐड कर दिया है, गिव मी ह्यूमन स्ट्रेंथ, और उसकी बातों ने मुझे एक मानवीय ताकत दी, एप्ट एडमॉनिशमेंट, ऐसे लगा जैसे उसने उपयुक्त तरीके से मुझे डांट दिया हो कि क्यों तू ऐसे सोचता है। आप राइटर को तो, उस लीच गैदरर को तो नहीं पता कि राइटर ऐसे सोचता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि राइटर को अपने आप ही अपने प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया। माय फॉर्मर थॉट्स रिटर्न, और मेरे पुराने विचार जो नेगेटिव आ रहे थे वो फिर से आए। द फियर दैट किल्स, और वो जो डर मुझे हमेशा मार देता है कि मेरा आगे क्या होगा, मैं कवि हूँ, मैं हमेशा अच्छा लिख पाऊंगा क्या, कहता है एंड होप दैट इज अनविलिंग टू बी फेड, और होप जो बिल्कुल कभी भी ऐसी विलिंगनेस नहीं शो करती है कि हम कभी उसको हम फीड कर देंगे, अर्थात हमारे में कभी भी आशा नहीं आती जब हम दुखी हो जाते हैं। कहता है कोल्ड पेन एंड लेबर एंड ऑल फ्लैशली इल्स, ये इंसान के लाइफ में चलता रहता है, कभी ठंड लग जाती है, कभी कहीं पेन हो जाता है, कभी और तरह की लेबर, मेहनत करनी पड़ती है, फ्लैशली मतलब बॉडीली, इल्स मतलब और भी कई परेशानियां, एंड माइटी पोएट्स इन देयर मिजरी डेड, सॉरी, और बड़े बड़े कवि भी जो थे वो बहुत दुखी होकर के मर गए, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड हो गए, लॉन्गिंग टू बी कंफर्टेड, उनको हमेशा आशा रही, लॉन्गिंग मतलब इच्छा रहती थी उनकी कि उनको कोई कंफर्ट देगा,
माई क्वेश्चन ईगरली डिड आई रिन्यू। तो ये सारी चीजें सोच करके मैंने अपने क्वेश्चन को रिन्यू किया। हाउ इज दैट, हाउ इज इट दैट यू लिव एंड व्हाट इज इट यू डू। मैंने जब मेरे दिमाग में फिर से क्वेश्चन आया कि भाई तुम कैसे जीते हो और क्या करते हो। ही विद स्माइल डिड देन हिज वर्ड्स रिपीट। उसने स्माइल के साथ वो वर्ड रिपीट कर दिए कि भाई मैं ये करता हूँ। एंड सेड दैट गैदरिंग लीचेस फार एंड वाइड, दूर दराज से वो लीचेस इकट्ठी करता है। ही ट्रैवल्ड, और वो ट्रैवल करता रहता है, स्टडिंग दस अबाउट हिज फीट, और वो साथ साथ में पानी के अंदर उसको हिला हिला करके उस पूल के अंदर वेयर दे अबाइड, जहां जहां भी लीच इकट्ठी थी, अबाइड मतलब चिपकी हुई थी, उनको निकाल रहा था। वंस आई कुड मीट विद देम वन एवरी साइड, जब भी मुझे एक कोई लीच किसी तालाब की साइड में दिख जाती है, मिल जाती है, बट दे हैव ड्विंडल्ड लॉन्ग बाय स्लो डिके। लेकिन ड्विंडल मतलब भटक जाती है, मतलब कोई ये जो लीच है इंसान की प्रेजेंस को देख करके यहाँ से तैर के उधर चली जाती है। येट स्टिल आई प्रिजर्व सॉरी परसेवेयर, आई एम सॉरी, परसेवेयर बहुत सुंदर शब्द है, लगातार प्रयास करना, बार बार प्रयास करना। लेकिन मैं प्रयास करता रहता हूँ। एंड फाइंड देम वेयर आई मे, और मैं उधर जाके तलाश कर लेता हूँ जहां मुझे मिलती है, मिल सकती है, मैं वहां से लीच को गैदर कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा पे आ रहे हैं, एंड इट हैपेंस टू बी द लास्ट वन, or second last one, let me see it. No, it's second last one. Yeah. So while he was talking this, जब वो ऐसे बात कर रहा था, the lonely place, उस एकांत के स्थान पर, the old man's shape, उसकी body, उसकी speech, all troubled me. ये सब चीजें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी कि यार ये कैसे, how can you know, इसका मतलब है the poet was comparing himself and the poet, sorry, that old man. In my mind's eye का मतलब क्या होता है, मन में, I seem to see him pace about the weary moves continually. राइटर अब इमेजिन कर रहा है कि कैसे वो लगातार जंगलों में थका हुआ, वेरी में थका हुआ घूमता होगा, वैंडरिंग भटकता होगा, अबाउट अलोन एंड साइलेंटली, है ना, शांत अकेला अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करता हुआ कैसे घूमता होगा। While I these thoughts within myself pursued, जब मैं ये विचार अपने अंदर कहीं कहीं खोज रहा था, ढूंढ रहा था, ला रहा था, he having made a pause, वो थोड़ा रुक करके, वो जो आदमी था लीच गैदरर, the same discourse renewed, उसने फिर से वही बात करना, डिस्कोर्स मतलब बातचीत, उसने रिन्यू कर दी कि कैसे वो आता है, जाता है, कहाँ रुकता है, लीच कैसे गैदर करता है। एंड soon with this he other matter blended, और उन बात के साथ साथ वो दूसरे मैटर को उसमें मिक्स कर देता, cheerfully uttered, और बहुत खुश होकर के अटर मतलब बोलता, एंड demeanor kind, demeanor का मतलब होता है चेहरे के भाव। अच्छा, चेहरे पे कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई बेचारगी का भाव नहीं, उसके चेहरे पर एक काइंडनेस का भाव, बट स्टेटली इन द मेन, और बहुत शानदार अपने बॉडी को, पोस्चर को लिए हुए। व्हेन ही एंडेड, जब उसने अपनी बात खत्म की, आई कुड हैव लव्ड माई सेल्फ टू स्कॉन टू फाइंड, कहता है मुझे तो हंसी आ गई खुद के ऊपर, या आ सकती थी, इन दैट डेक्रिपिट मैन सो फॉर्म अ माइंड, कि इंसान कितना लुटा पिटा, डेक्रिपिट मीन टू से डिक्रीजिंग, डिप्रिशिएटिंग, ड्विंडलिंग, कैसे इंसान कहता है कि मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि इंसान अपने मन में कितना दुखी है, डिप्रेस्ड है, सो फॉर्म अ माइंड, और आदमी का मतलब ये जो शक्ल है वो ये कहना चाह रहा है कि ये लुटा पिटा शरीर से कमजोर आदमी और माइंड से कितना फॉर्म मतलब दृढ़ है, ये कहना चाह रहा है वो। गॉड सेड आई, मैं बोला, बी माई हेल्प एंड स्टे सिक्योर, आई विल थिंक ऑफ द लीच गैदरर ऑन द लोनली मूर, कहता है मैं तो यहाँ से चलूं और मैं लीच गैदरर के बारे में जब अकेले शांत एरिया में चला जाऊंगा तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत कविता है, किस तरीके से मैंने आपको एक एक लाइन मैंने इसलिए समझाई है ताकि आप लोगों को कविता पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। आप मेरे जो ऑनेस्ट एफर्ट्स हैं इनको समझिएगा कि मैं बहुत शॉर्ट में भी वीडियो बना सकता था, तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट है, जो भी मुझे सुने, उसको ये पता चले कि ये जमाना थोड़ा सा जल्दबाजी का जमाना है। बच्चे हर जगह समरी सी पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि समरी पढ़ना ही सब कुछ है। इट्स नॉट लाइक दैट। अल्टीमेटली if you read the text you come across the real philosophy of the poet. अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि I would like to talk on resolution and independence. इसका टाइटल रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस क्यों है? कि ये हमारी इंडिपेंडेंस है कि हम कैसे जिंदगी को जीने का रेजोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे पोएम अच्छी तरह से। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।